नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। सादर प्रणाम मैम। खुश रहिए। प्रणाम। नमस्ते। वीडियो ऑन करो। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को पीरियोडिक 4 का सिलेबस भेजा है, देखा आप लोगों ने? यस मैम। कौन कौन सा पार्ट है बताओ? मैम 15, 17 और 18। यस मैम। अभी हम लोग उसमें सोना पार्ट है ना? यस मैम। सोना तो हम लोग अभी कर ही रहे थे, है ना? क्या सोना पार्ट तो हम लोगों ने अभी किया ही है, फिर से करोगे? तो उसका आप फिर आज हम लोग पढ़ते हैं दुख में हार न मानो। ये लेसन है ना? ये पार्ट तो है। किसी की आवाज नहीं आ रही, क्यों? ये पार्ट नहीं है। हाँ? अच्छा, तो कौन सा पार्ट है ये बताओ? 15 कौन सा पार्ट है? और 17 सोना। और 17 क्या है? सोना। 18 निर्माण। अच्छा, निर्माण, नई कविता आई है ना? ओह, निर्माण तो मेरी किताब में है नहीं। निर्माण में हमने जो कुछ भी पढ़ा था आपको मैंने लिखवाया भी था। लिखवाया था बी सेक्शन, एफ सेक्शन। मैंने लिखवाया था, तो आप जरा पढ़ के बताएं। ठीक है? जैसे जैसे मैंने एक एक पद पढ़कर आपको लिखवाया था वैसे वैसे पढ़कर जरा आप सुना दें। क्या हुआ?
क्या हुआ, कोई नहीं पढ़ रहा हो? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम्म? Yes, ma'am. तो तुम लोग इतना चुप क्यों बैठे हो भाई? किसी के पास कुछ नहीं है? भावना ठाकुर 8D से हो? भावना ठाकुर, No, ma'am. 8S. बेटा तुम्हारा कोई क्लास, एडमिशन नंबर, रोल नंबर कुछ भी शो नहीं हो रहा है? अपडेट करो उसको। कुशाग्र, तुम्हारा भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम आ रहा है। आप प्रॉपर आईडी आपको दिखाना ही पड़ेगा। अभी अपडेट करो तुरंत। Ma'am, okay. तो ये क्या फिर से अपने डिलीट हो जाता है खुद से? हाँ, Yes, ma'am. क्यों? तो आपको चेक करना चाहिए, जो हर दिन सुबह में आप चेक कर लीजिए जब क्लास आप करने के लिए आते हो, समझ गए ना? क्योंकि कई बार मैंने ये बात बोली है। हाँ चलिए, पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। निर्माण कविता पर आप उसकी पंक्तियां पढ़कर सुनाइए, या मुझे शेयर कीजिए तो कोई। मैम बोल सकते हैं? हाँ बेटा बोलो ना। यस मैम। नीड़ का निर्माण फिर लेह का आह्वान फिर वह उठती आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, खुली दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काटी, लग रहा था अब न होगा दिशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भैसे शीत जन जन की कड़कड़, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर हम इसका अर्थ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यस मैम। ध्यान से सुनोगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनोगे, बोलो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जब आंधी यह आती है और कठिनाइयां आती हैं तो पूरे आकाश को बादल घेर देते हैं और चारों तरफ नकारात्मकता छा जाती है। उस समय हमें कोई आशा का स्रोत नहीं दिखाई देता और सूर्य की रोशनी भी ऐसा लगता है मानो छिप जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रात्रि हो गई है। सूर्यास्त के पश्चात और भी घना अंधेरा छा जाता है। पूरा संसार इस आंधी से भयभीत हो गया था, परंतु अगले दिन फिर से सूर्योदय हुआ और फिर से सकारात्मक का विस्तार हो गया और अंधकार कम हुआ। बहुत अच्छा, और पढ़ो आगे थोड़ा आराम से, ताकि सभी ध्यान से सुन और समझ सकें। यस मैम। नीड़ का निर्माण फिर देह का आह्वान फिर वह चले छोटी सी काबे इन कायवान उधर जड़ समेत उखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटक पर, हाय दिन को सिर विनिर्मित घोंसलों पर क्या नमी थी, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम इस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निशान फिर। मैम पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जब तीव्रता से वायु का प्रवाह होता है और संकट आते हैं तब हमारे
हो गया खत्म? नो मैम, दूसरे वाले को बोले। हाँ बोलो, आगे बढ़ो। यस मैम। और कोई नहीं बोलने वाला है? आदित्य यस मैम। नहीं बोलोगे? नीर का निर्माण फिर नेक का आह्वान फिर कुछ नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती और गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही थी, वह सहज में पवन उच्चास को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नावगान फिर नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जब वज्रपात के डर से सब लोग घरों में छिप जाते हैं, उस क्षण सूर्य निर्भयता से आकाश में बना रहता है और पंक्षी गगन में उड़कर चहचहाते हैं। तूफान से हुए पुनर्निर्माण का साहस जब किसी में नहीं होता, सरलता से उजरे घोंसले के निर्माण के लिए प्रथम तिनका लाने चिड़िया निकल पड़ती है। ऐसा लगता है मानो वह बलवान पवन जो आंधी के समय सबको बर्बाद कर रहे थे, उसे नीचा दिखा रहे हो। यदि साहस ऐसा हो तो बर्बादी से भय कहता। प्रत्येक प्रलय नवनिर्माण का एक मौका है। इस कविता का मूल भाव यही है ना? नीड़ का निर्माण फिर। तो यहाँ उदाहरण के लिए एक छोटी सी चिड़िया को दिखाया गया है, लेकिन इस संसार के समस्त प्राणियों के लिए ये सीख है कि कितनी भी कठिनाई हमारी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको आगे बढ़ने की शक्ति बनाए रखना है। कभी भी हताश निराश नहीं होना है, मन में एक आशा की किरण जगाए रखना है और हर परेशानी हर बाधा के बाद एक नई ऊर्जा और शक्ति से हमको आगे बढ़ जाना है। क्या हुआ था मेरे साथ, इस पर समय बर्बाद नहीं करना है। कविता खत्म हो गई? यस मैम। चलिए, तो उसके प्रश्नोत्तर करिए। आंधी आने पर आसपास क्या क्या बदलाव नजर आते हैं? उत्तर दोगे तुम लोग? यस मैम। क्या है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है? के बाद सी सेक्शन डी सेक्शन क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ आदित्य उत्तर दो। यस मैम। आंधी आने पर काले घने रंग के बादल उषा की किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोक देते हैं तथा समस्त दिशाओं में अंधकार छा जाता है। अगला प्रश्न। आंधी से कौन कौन डरा हुआ था और सुबह की किरणें उन्हें क्या संदेश दे रही होंगी? आंधी से जन और कण डरे हुए थे। सुबह की किरणें उन्हें यह संदेश दे रही थी कि यह विनाश नहीं है, यह निर्माण का नया सवेरा है। यह नव निर्माण का सवेरा है, एक नए निर्माण का सुनहरा अवसर है। लेकिन मनुष्य दोबारा फिर वही परिश्रम करने से डरता है, घबराता है, क्योंकि उसने तिनका तिनका इकट्ठा किया। चिड़िया जैसे एक एक तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही मनुष्य बहुत छोटी छोटी तैयारियों के साथ अपना एक बड़ा सा अपने हिसाब का महल तैयार कर पाता है। लेकिन यदि ये विनाश एक झटके में उसको समाप्त कर देती है तो आदमी हताश तो हो ही जाता है। लेकिन कवि ने
इस कविता के द्वारा यह प्रेरणा देने की कोशिश की है कि अगर बिगड़ गया है, तुम में बनाने की क्षमता है, तो तुम डरो मत, निराश हताश मत हो, फिर से एक नए नीड़ का निर्माण कर लो। अगला प्रश्न, कवि को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि इस रात के बाद सुबह नहीं आएगी? साक्षी, साक्षी बोल रही हो? विपाशा। विपाशा। फिर से पढ़ो प्रश्न। कवि को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि इस रात के बाद सुबह नहीं आएगी? कवि को ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि दिन की रात के समान तब्दील हो गई थी और उसके बाद और घनी अंधेरी रात आई। ऐसा घना अंधकार छा गया था जिसकी वजह से कवि एवं हम सभी चीख और निर्जीव सहम गए थे। आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। तब सारा संसार ठप हो गया। और आगे, आगे बढ़िए। प्रश्न, हाँ, नीर का निर्माण के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं? नीर का निर्माण के माध्यम से कवि यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि विपत्ति, कठिनाइयाँ और समस्याएं हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग होता है। इनसे डरकर हमें जीना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इन पर विजय प्राप्त करते हुए जीवन का आनंद लेना चाहिए। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में कौन मुस्कुरा रहा है? रुद्र नभ के वज्र दंतों में उषा मुस्कुरा रही है। उषा मुस्कुरा रही है। उषा कौन है? नया सवेरा। प्रतिदिन हमारे जीवन में एक नए सवेरे का आगमन होता है, ये मानते हो कि नहीं? ये किसी को नहीं पता है कि अगले पल क्या होने वाला है। हम जीवित भी रहते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, ईयर प्लान, डे प्लान, वीक प्लान, हम लोग कुछ भी करते हैं। हमारी योजना का कोई मूल आधार होता है। आज हम ठीक हैं, हमने ठीक से काम किया है तो हम कल भी कर पाएंगे। एक मौसम का क्या स्वभाव है ये हम जानते हैं। अभी जाड़े का मौसम है तो आज ठंडा है, कल भी ठंडा होगा, रात भी ठंडा है। ये एक अंदाजा है, इस पर हम जीते जाते हैं। लेकिन अचानक से क्या परिवर्तन आने वाला है ये हम में से कोई नहीं जानता। तो इसके लिए हमको सदैव तैयार रहने की आवश्यकता है कि कभी भी कुछ भी होगा तो हमको मुंह छिपाकर भागने के लिए जगह नहीं मिलना है, बल्कि हमें सामना करने के लिए साहस बटोर कर रखना है। आगे का प्रश्न, घोर गर्जन में गगन का क्या अर्थ है? गर्जन गगन का यह अर्थ है कि जब आंधी आती है तो इसी गगन से ऐसी गर्जन होती है कि जल बादल हटते ही पंछियों का कलरव
कलरव। अगला प्रश्न। मैम अब आगे बातचीत के लिए है। उसके बाद अनुमान और कल्पना। हाँ वो करिए, अनुमान और कल्पना। अगर हमेशा दिन ही रहे और रात ना हो तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होगा। कहीं पर 6 महीने के दिन, 6 महीने का रात है ना। इस पृथ्वी पर ही आप एसएसटी पढ़ते हो, आप जानते हो कि पृथ्वी पर कहाँ किस प्रकार से दिन और रात आते जाते हैं। उत्तर या दक्षिण ध्रुव में कहाँ पर? मैम जब उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब होता है तो वहाँ 6 महीने तक दिन रहता है, और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के करीब रहता है तो वहाँ पे 6 महीने तक दिन रहता है। बाकी 6 महीने वो दोनों रात में रहता है, अंधेरे में ही रहते हैं, है ना। तो वहां भी जीवन है ना। जीवन तो ऐसे असंभव जगहों पर है जहाँ के बारे में हम सोचते हैं। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि कुछ जगहों पर बार बार आंधी, भूकंप, बाढ़ आना ही रहता है, लेकिन हर बार वहाँ मनुष्य रहते हैं। इस खतरे में भी मनुष्य हर जगह विद्यमान है। हर साल उनको अपना निवास बदलना पड़ता है या उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आदमी वहां रहता है। तो वो किस प्रकार जीते होंगे? क्या वहां के लोग बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना लेते हैं, बहुत धन संपत्ति बना पाते हैं? नहीं ना। ऐसी जगहों पर गरीबी रहती है हमेशा, क्योंकि जो हर साल बर्बादी का मुंह देखता है उसको बनने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन वो जीवन परिस्थितियों से हार नहीं मानता। परिस्थिति चाहे जैसी भी आ जाए, हम जीवित हैं तो उद्यम करेंगे ही करेंगे, और जीवन के सारे उपाय हमारे पास धीरे धीरे हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम थोड़े से स्थिर होंगे तब तक पता चला कि फिर से उजड़ने का समय आ रहा है। बाढ़, आंधी, भूकंप का समय बहुत निश्चित नहीं है, तो कम से कम बाढ़ और आंधियों का समय तो निश्चित रहता ही है मौसम के अनुसार। तो प्रश्न फिर से पढ़ो। मैम वही वाला। हाँ, अगर हमेशा दिन ही रहे और रात ना हो तो क्या होगा? सोच कर बताओ तो क्या होगा। कोई भी बताओ। दिन ही रहेगा। पृथ्वी का तापमान एक तरफ हमेशा दिन रहे और रात ना हो तो यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। इससे पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी और कहीं अधिक बारिश होगी तो कहीं अधिक सूखा। दूसरा, हम सभी के जीवन की रफ्तार बढ़ जाएगी। चैन के पल जो हम रात में सोकर बिताते रहे वो हमसे दूर हो जाएंगे। फलस्वरूप हम आयु से गिर जाएंगे। और पृथ्वी पर कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां दिन रात बहुत छोटा होता है। ठीक है, आपकी नींद खुलेगी, 3-4 घंटे की ही रात होती है, तो आप देखेंगे कि 7 बजे तो वहां ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो 4 बजा हुआ है, 3 बजा हुआ है।
लेकिन वहाँ के लोग घड़ी देखकर अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उसी अनुसार अपनी दिनचर्या बनाते हैं। 24 घंटा कोई आदमी जाग नहीं सकता। अगर वो जागता है तो हमारे शरीर के अंदर भी एक घड़ी है ना। कैसे हमको कभी बहुत जोर की नींद आने लगती है, थकान महसूस करने लगते हैं, फिर थोड़ा हम आराम करते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम काम करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर जहाँ पर दिन ही दिन बहुत होना है तो दिन में हम 12 घंटे ऑफिस का काम नहीं करते हैं, 12 घंटे आपका स्कूल नहीं चलेगा, आप पढ़ पाएंगे क्या? अब रात होना ही नहीं है तो हम ऐसा भी कर लें कि अब इसके बाद 6 महीने तक दिन नहीं होना है तो 6 महीने लगातार पढ़ लीजिए, 6 महीने मत पढ़िएगा, चलेगा? नहीं ना। हमको उसमें भूख लगेगी ही और थकान के बाद एक समय आएगा जब हमको नींद आएगी ही। तो दिन रात जिस तरह हम जीने के आदी हो गए हैं या हमारा शरीर जितना हमको परमिशन देता है, जितना हम सह सकते हैं उतना सहते हुए हम अपना एक रूटीन बनाएंगे और उस हिसाब से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे, क्योंकि प्रकृति को बदलना हमारे वश में नहीं है क्या? सूरज को हम बदल सकेंगे? नहीं। अभी जैसे ठंड पड़ रही है, सरस्वती पूजा में भी इतनी ठंड पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे? हम ठंड का कुछ कर सकते हैं? अब उसके अनुसार, मौसम के अनुसार हमको अपने आचरण में, अपने तौर तरीके में परिवर्तन लाना पड़ता है, तभी हम जी सकते हैं, नहीं तो प्रकृति से हम जीत नहीं सकेंगे। आगे के प्रश्न पढ़िए। सृष्टि का नवगान का क्या अर्थ है? आपकी कल्पना से सृष्टि का नवगान कैसे होगा? सृष्टि का नवगान क्या है? निर्माण, नवनिर्माण, नवीन रचनाएं। प्रतिदिन हम एक नया समय, एक नया जीवन ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आज में जीते हैं। भूतकाल तो जा चुका है और भविष्य के बारे में हमको एक अंदाजा है, लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं कि यही होगा कल। ये नहीं हो सकता है, कुछ परिवर्तन आ जा सकता है। और एक परिवर्तन की वजह से आप अपने घर में देखते हो कि आप अपना स्टडी टेबल अगर अपनी जगह से हटाना चाहते हो तो उस एक टेबल के चलते कई और चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। होती है कि नहीं? होती है। हाँ, तो बहुत सारे हलचल मच जाते हैं। एक चीज के बदलने से कई चीजों को इधर से उधर करना पड़ता है। तो ये नव निर्माण हमारे जीवन का जो है उसको सकारात्मकता के साथ यदि हम करते हैं, जिसमें कल्याण की भावना भी छिपी है, हम भी हैं, आप भी हैं, तो ही ये नव निर्माण होगा। अब आप बताइए इसको कैसे हम क्या करेंगे? सृष्टि का नवगान, इस पद का यह अर्थ है कि निराशा के तूफान से हुई बर्बादी का पुनर्निर्माण करना। सृष्टि का नवगान करने के लिए हमें सकारात्मकता बनाए भी रखनी चाहिए। इस प्रकार सूर्य कभी उगने से पीछे नहीं हटता, इसी प्रकार हमें भी न्याय एवं कर्म पथ पर अडिग रहना चाहिए। सूर्य से सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए। सूर्य जो है, रात के अंधेरे में अगर आपको डर लगता है तो दिन के उजाले में उस डर की याद भी नहीं आती। आती है? नहीं आती है। तो सूरज से हमेशा आदमी को प्रेरणा लेना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सूर्योदय तो होना ही होना है ना। अगर प्रकृति यहाँ थम जाए तो बहुत चिंता और डर की बात है कि प्रकृति यहाँ थम रही है, इसका मतलब है कि विनाश निकट खड़ा है। अगला, अगला प्रश्न भाषा की बात है। क्या है उसमें? किस अर्थ की ओर
सुनाई नहीं पड़े ठीक से? नील का निर्माण फिर पंक्ति में फिर शब्द युग्म किस अर्थ की ओर संकेत करता है? अगर पंक्ति में केवल फिर शब्द होता तो उसका क्या अर्थ होता? फिर शब्द का क्या अर्थ हुआ? यानी कि हमको ये काम करना है, इस पर विशेष बल दिया गया है। इसकी अनिवार्यता को यहाँ दिखाया गया है कि कितना अनिवार्य है हमको रोज रोज नव निर्माण का कार्य करना। रोज एक नया निर्माण कार्य हम करते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई ही कर रहे हो, तो पढ़ाई में प्रतिदिन आप कुछ कुछ पढ़ते 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 अपनी मंजिल तक जाते हो, है ना? और उस मंजिल को प्राप्त करने के बाद फिर एक नई मंजिल की ओर आप बढ़ जाते हो। तो ये निर्माण कार्य कभी रुकता नहीं है, ठीक है? इस संसार का विकास केवल बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाने से नहीं होती, केवल विज्ञान की उन्नति से नहीं होती, बल्कि संसार में और जितने भी छोटी छोटी चीजें जिन सबको लेकर हमारा जीवन चलता है। मैंने शायद पहले भी आपको कहा था कि आप अपने एक दिन की जरूरतों को सिर्फ लिखिएगा, एक दिन की, उठने के बाद से। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्या करते हुए फिर रात आ जाती है और हम सो जाते हैं। इस बात को एक बार सिर्फ लिख कर देखिए। तमाम दुनिया में ऐसे ही कुछ कुछ काम होते हैं, थोड़े से आगे पीछे, और यही हमारी जिंदगी है। तो इसमें जो भी काम हम करते हैं सब में विकास और निर्माण की जरूरत पड़ती है। अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदिन हमको सचेत होना पड़ता है। स्वच्छता, खान पान, इन सब का ध्यान रखते हैं तभी हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। वरना माता पिता ने खिला पिला कर इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस कर, अब खत्म कहानी। अब आप कुछ नहीं सोच रहे, अरे कुछ नहीं